हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार द गाइड इंग्लिश पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर का प्रीपोजिशन टॉपिक स्टार्ट किए हैं, इसके कुछ पार्ट को पढ़ भी लिए हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जो शुरू से वीडियो को देख रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के अगले किस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में देखते हैं। प्रीपोजिशन का कुछ टॉपिक पढ़ लिया और अगला टॉपिक है अपॉन और अप टू और अपॉन। इन तीनों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और किस स्थिति में करते हैं, आइए इसको समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इन तीनों का प्रयोग हम जब अप टू और अपॉन, इन तीनों प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर गति के साथ जाते हैं तो इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। नीचे से ऊपर जाते हैं तो बहुत सारी स्थिति होगी, किस स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कि अप का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर तो जाता हो लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो, वो बिना लक्ष्य के जाता हो। जैसे कि आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का कोई लक्ष्य नहीं होता है, ऊपर जाता है। आप लोग छोड़ते हैं उसको जब रस्सी पकड़ के तो पतंग ऊपर की तरफ जाता रहता है, उससे उसका कोई ऊपर लक्ष्य नहीं होता है। जब किसी फंक्शन में जैसे पटाखा छोड़ा जाता है तो पटाखा कितना तो जो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाकर छूट जाता है, उसका भी कोई लक्ष्य नहीं होता है कि कितना ऊपर तक वो जाएगा और मतलब उसका स्थिति क्या होगा, इसमें उसके लक्ष्य का निर्धारण नहीं है। तो अप का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो और नीचे से जब ऊपर जा रहा हो तो उसमें लक्ष्य का ध्यान नहीं दिया गया हो, लक्ष्य का जिक्र नहीं किया गया हो, वो किसी बिना लक्ष्य का नीचे से ऊपर जाता हो, तो उसको दर्शाने के लिए अप का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रीपोजिशन अप टू। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम गति के साथ मतलब इस एक स्थान से, जैसा कि बतलाए थे एग्जाम्पल में भी आप लोग कि आप अपने रूम पर से निकल के पटना जंक्शन अपने पेरेंट्स को लेने जाते हैं, तो आप अपने रूम पर से निकल रहे हैं और पटना जंक्शन जा रहे हैं, तो इन दोनों ये आपका लक्ष्य हुआ और यहाँ से आप जा रहे हैं, तो जहाँ से जा रहे हैं अपने लक्ष्य तक आपका लक्ष्य निर्धारित है कि आपको पटना जंक्शन जाना है। तो उसी तरह जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर तो जा रहा हो लेकिन उसका लक्ष्य निर्धारित हो कि वो इस स्थिति तक जाएगा, वो कहाँ जाएगा, तो जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जाता हो और वो अपने लक्ष्य के साथ जाता हो तो उसको दर्शाने के लिए अप टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका कहीं क्लास जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे और आपका क्लासरूम सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर होता है, तो शुरू में तो आप सीढ़ी चढ़ते हैं, तो बिना लक्ष्य के सीढ़ी चढ़ते हैं। इसी को देखते हुए लिफ्ट में लिखा रहता है अप का मतलब वो ऊपर जाएगा, आपको कहाँ ले जाएगा, उसके जहाँ तक मतलब थर्ड फ्लोर पर जाना है, तो वहाँ जाने के बाद लिफ्ट से उतारने के बाद आप अपने लक्ष्य तक जाइएगा। जब ऊपर जाइएगा तो बिना लक्ष्य के जाइएगा। तो उसी तरह जब अप टू का प्रयोग अप और टू, अप मतलब ऊपर जाना है और टू मतलब लक्ष्य तक, जब कोई उसको नीचे से पता होता है कि हमको थर्ड फ्लोर पे इस क्लासरूम में इस बेंच पे बैठना है, तो अप टू का प्रयोग करेगा। यानी नीचे से ऊपर जाती हुई कोई वस्तु अब लक्ष्य निर्धारित करके जाती हो तो उसको दर्शाने के लिए अप टू का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है अप ऑन, अपॉन। जब कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, जाकर कहीं रखा जाता हो। ऑन का प्रयोग हम बताए थे कि ऑन का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु किसी के ऊपर रखा हो और जिसके ऊपर रखा हो उसके स्पर्श में हो, उसके सतह से स्पर्श में हो, तो उसको दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑन है और अप है। अप मतलब ऊपर की गति को दर्शा रहा है कि यह नीचे से ऊपर जा रहा है, और ऑन लगा हुआ है यानी कहीं रखा जा रहा है। तो वैसा स्थिति जिसमें कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो, किसी सतह से उठकर ऊपर जा रहा हो और जाके कहीं पे रखा जा रहा हो, तो उसको दर्शाने के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ही वेंट अप द हिल, यानी वो पहाड़ी पर गया। पहाड़ी पे वो कहाँ जाएगा, वो उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था, वो ऊपर जाने वाला था। तो ऊपर जब जा रहा था, चढ़ रहा था, तो उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अप का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेगा आई शैल गो अप टू द क्लासरूम, मतलब उसका क्लासरूम थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर पे किसी फ्लोर पे है, तो जब सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसको पता है कि मतलब हमको फोर्थ फ्लोर पे क्लासरूम में जाना है, तो उसको दर्शाने के लिए अप टू का प्रयोग करेंगे कि यानी इसमें लक्ष्य को दर्शाया गया है। अप टू का मतलब कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं और ऊपर आपको लक्ष्य पता है कि हमको यहाँ पे जाना है,
तो लक्ष्य पता है तो उसको दर्शाने के लिए अप टू का प्रयोग करेंगे। और अप ऑन का प्रयोग वहाँ करेंगे जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर तो जा रहा हो लेकिन ऊपर जाकर किसी सतह पे रखा जाता हो, उसको दर्शाने के लिए अप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई शेर शिकार करने के लिए हिरण पे या किसी दूसरे जानवर पे उछलता है, तो जहाँ से वो उछलता है और जिस जानवर पे उछलता है तो उसके ऊपर चला जाता है, उसके सतह से स्पर्श कर जाता है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, अपॉन का प्रयोग करेंगे। जब किसी वो अपने सतह से उछलता है तो किसी एंगल के साथ, मान लीजिए यहाँ से उछला और यहाँ पे हिरण है, तो यहाँ से उछलने के बाद इस पे गया तो यहाँ एक एंगल बन जाता है, यानी वो अपने स्थिति से ऊपर है और किसी के ऊपर गति के साथ ऊपर जा रहा है और किसी के ऊपर जाके रखा जा रहा है। तो इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर रखा रहा है तो इसको दर्शाने के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे। तीनों प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से समझ लें। अप का प्रयोग और अप टू का प्रयोग और अपॉन का प्रयोग, तीनों को जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा हो तो उसको गति को दर्शाने के लिए इन तीनों प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अप का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिसमें लक्ष्य का निर्धारण नहीं हो, कोई वस्तु बिना लक्ष्य के नीचे से ऊपर जा रही हो तो उसको दर्शाने के लिए अप का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिफ्ट में अप और डाउन लिखा रहता है, तो अप मतलब ऊपर जाना है आपको, तो आपको पता है कि तीसरे फ्लोर पे जाकर हमको उतर के उसके बाद जहाँ जाना है वहाँ पे जाएंगे। अप टू का प्रयोग वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर तो जा रही हो लेकिन उसको लक्ष्य का पता हो, वो अपने लक्ष्य तक जाने वाला, उसका लक्ष्य का निर्धारण पहले से किया गया हो, तो उसको दर्शाने के लिए अप टू का प्रयोग करेंगे। और अपॉन का प्रयोग वहाँ करेंगे जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो और नीचे से ऊपर जाने के बाद किसी सतह पर रखा जाता हो, तो उसको दर्शाने के लिए अप ऑन का प्रयोग करेंगे। इन तीनों प्रीपोजिशन का विपरीत है डाउन, यानी जब कोई वस्तु नीचे से तो ऊपर जा रही हो तो उसके लिए अप, अप टू और अपॉन तीन स्थिति आती है, तीन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसको दर्शाने के लिए केवल एक ही प्रीपोजिशन है, डाउन। आखिर के क्योंकि कोई वो भी वस्तु ऊपर से नीचे आएगा तो उसको लक्ष्य मिल ही जाएगा, क्योंकि नीचे वो कहीं ना कहीं आकर रह ही जाएगा। अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो उसको लक्ष्य कोई नहीं है, कहाँ पे जाएगा कहाँ रहेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा। जब आप किसी को ऊपर से नीचे छोड़िएगा तो नीचे उसका जो भी सतह है उस पर आ ही जाएगा, और जिस सतह पे आएगा उसके ऊपर रहेगा और जिसके ऊपर रहेगा उसके स्पर्श में रहेगा। इसलिए अपॉन का भी उल्टा डाउन, अप डाउन होगा, अप टू का भी उल्टा डाउन होगा, अप का भी उल्टा डाउन होगा। यानी इन तीनों स्थितियों के लिए, जिस स्थिति में आप नीचे से ऊपर जाते हैं, इन तीनों स्थितियों के लिए केवल एक ही स्थिति, एक ही प्रीपोजिशन यूज होता है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं। यानी ऊपर से नीचे कोई भी वस्तु आता है तो उसको दर्शाने के लिए डाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज कमिंग डाउन द हिल, वो पहाड़ से नीचे आ रहा है, यह भी गति को दर्शाता है परंतु ऊपर से नीचे। आपको समझ में आ गया कि इन तीनों प्रीपोजिशन का प्रयोग नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। तीनों का अलग अलग स्थिति है, अलग अलग इसके लिए शर्तें हैं कि किसी शर्त में क्या, किस प्रीपोजिशन के लिए क्या शर्त होना चाहिए। और इन तीनों के बदले में केवल डाउन प्रीपोजिशन आता है जो कि यह गति को दर्शाता है जो ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो इसके लिए डाउन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है बेनीथ, बीनीथ और बिलो और अंडर। इन तीनों प्रीपोजिशन का प्रयोग एक ही जैसा किया जाता है। जैसे हम पढ़ाए थे आपको ऑन, एबव और ओवर, तो उन तीनों का उल्टा विपरीत में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पढ़ाए थे जब कोई किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में हो, जब कोई भी वस्तु किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसके स्पर्श में हो तो उसको दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ये स्केच हम इस कॉपी के ऊपर रखे हैं तो ये इसको स्केच के लिए ऑन होगा, लेकिन इस बुक के लिए बेनीथ होगा क्योंकि ये इसके नीचे है और जिसके नीचे है उसके स्पर्श में है। उसी तरह जब कोई भी वस्तु किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उससे स्पर्श में नहीं हो तो उसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। अंडर का प्रयोग जस्ट ओवर का उल्टा होता है। जैसे हम बताए थे कि ओवर ब्रिज, जब कोई भी वस्तु किसी के ऊपर हो और जिसके ऊपर हो उसको दो तरफ से घेरा हुआ हो तो उसके लिए जो दो तरफ से घेरा है उसके लिए ओवर, और जो घेरा है नीचे, जो दो तरफ से घिरा हुआ है नीचे है, उसके लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे। तीनों प्रीपोजिशन आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। बीनीथ का प्रयोग हम लोग वहाँ करेंगे जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी वस्तु किसी के नीचे हो, जिसके नीचे हो उससे स्पर्श में हो,
जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में हो, तो उसको दर्शाने के लिए बीनीथ का प्रयोग कर लेंगे। और बिलो का प्रयोग वहाँ करेंगे जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति या कुछ भी जिस स्थिति को दर्शाया जाए अगर वो किसी के नीचे है और जिसके नीचे है उसके स्पर्श में नहीं है, तो इसको दर्शाने के लिए बिलो करेंगे, बिलो का प्रयोग करेंगे। हम लोग आकाश के नीचे हैं, आकाश से स्पर्श में नहीं है, तो इसको लिए हम लोग बिलो का प्रयोग करेंगे। रूम में हम लोग पंखा के नीचे होते हैं, सीलिंग फैन के नीचे होते हैं, लेकिन फैन में हम लोग स्पर्श नहीं है तो होते हैं, तो हम लोगों के लिए बिलो होगा, लेकिन फैन के लिए एभव होगा, क्योंकि फैन हम लोगों के ऊपर है। तो हम लोगों के ऊपर है तो उसके लिए एभव, हम लोग उसके नीचे हैं तो उसके लिए बिलो। और देखिए अंडर ओवर, ओवर का प्रयोग तब करते हैं हम आपको बताए थे कि ओवर का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जब कोई हमारे ऊपर होता है और वो हमको 2 या 2 से अधिक सीमाओं से घेरा हुआ होता है, तो उसको दर्शाने के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। इसका अच्छा एग्जाम्पल है ओवर ब्रिज। लेकिन ओवर ब्रिज जिस सड़क जिस नदी के ऊपर होता है तो ओवर ब्रिज के लिए ओवर का प्रयोग करेंगे, और उसी सड़क उसी नदी के लिए अंडर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो 2 सीमाओं से घिरा हुआ है और नीचे है। तो नीचे के लिए 3 प्रीपोजिशन आएगा, बीनीथ, बिलो और अंडर। बीनीथ उसको दर्शाता है जब कोई भी वस्तु किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उससे स्पर्श में हो, तो उसको दर्शाने के लिए बीनीथ का प्रयोग किया जाएगा। बिलो का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति जो कोई भी वस्तु किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसको उसके स्पर्श में नहीं होना चाहिए, तो उसको दर्शाने के लिए बिलो का प्रयोग किया जाएगा। और अंडर का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी के नीचे तो हो लेकिन जिसके नीचे हो उससे कम से कम 2 तरफ से घिरा हुआ हो, तो उसको दर्शाने के लिए नीचे वाले वस्तु को दर्शाने के लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं इसका परिभाषा क्या है लिखित रूप में। जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी हो तब इसका प्रयोग करेंगे, यानी तब बीनीथ का प्रयोग करेंगे। जैसे शंकर वाज लेइंग बीनीथ द फीट ऑफ काली। शंकर भगवान काली यानी काली माता के पैर के नीचे सोए होते हैं, तो शंकर भगवान के लिए यहाँ पे शंकर के लिए बीनीथ आएगा, और वहीं काली के पैर के लिए यानी शंकर भगवान सोए हैं और यहाँ पे काली माता का पैर है, तो शंकर भगवान के लिए बीनीथ आएगा, लेकिन काली माता के पैर के लिए ऑन आएगा, क्योंकि वो शंकर भगवान के ऊपर है। तो जो नीचे रहता है उसके लिए बीनीथ और जो ऊपर रहता है उसके लिए ऑन। आगे देखते हैं बिलो। जब कोई किसी के नीचे हो और जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में नहीं हो तब तो बिलो का प्रयोग करेंगे। जैसे वी आर सिटिंग बिलो द फैन, हम लोग फैन के यानी पंखा के नीचे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग नीचे हैं हम लोगों के लिए बिलो आएगा, और पंखा फैन जो कि हम लोगों के ऊपर है हम लोगों के स्पर्श में नहीं है तो उसके लिए एभव आएगा। क्या आएगा? एभव आएगा। अगला प्रीपोजिशन है अंडर। जब कोई किसी के नीचे हो जिसके नीचे हो उसके स्पर्श में भी नहीं हो तथा ऊपर वाले से कम 2 दिशाओं से घिरा हुआ हो तब अंडर का प्रयोग करेंगे। ये जस्ट ओवर का उल्टा है। ओवर वाला स्थिति है वही स्थिति इसमें भी लागू होगा, लेकिन वो ऊपर वाले के लिए ओवर का प्रयोग होगा और नीचे वाले के लिए अंडर का प्रयोग होगा। जैसे द गंगा फ्लो अंडर द गांधी सेतु। गांधी सेतु गंगा नदी के 2 तरफ से घिरा हुआ है, गंगा नदी को 2 तरफ से घेरा हुआ रहता है, तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए अगर गांधी सेतु को हम गांधी सेतु के स्थिति को बताएंगे तो ओवर का प्रयोग करेंगे, और गंगा के स्थिति को बताएंगे तो क्योंकि गंगा गांधी सेतु के नीचे है तो उसके लिए अंडर का प्रयोग करेंगे। हम आपको बताए थे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के डायरेक्शन, मोमेंट, स्थिति और टाइम को बताना हो। तो यहाँ पे स्थिति को दर्शाया जा रहा है कि गंगा नदी बहती है गांधी सेतु के नीचे तो है लेकिन गांधी सेतु से स्पर्श में नहीं है, और स्पर्श में नहीं है उसके बावजूद भी 2 दिशाओं से घिरा हुआ है। तो 2 दिशाओं से घिरा हुआ हो, स्पर्श में हो और स्पर्श में भी नहीं हो और नीचे हो, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे। और जब कोई किसी के ऊपर हो जिसके ऊपर हो उसको स्पर्श में नहीं हो और उससे 2 दिशाओं से घेरा हुआ हो तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग ओवर का प्रयोग करेंगे। तो अंडर और ओवर में आपको समझ में आ गया होगा अंतर। और अगला प्रीपोजिशन है बियॉन्ड। बियॉन्ड में आपको बहुत जल्द समझ में आएगा। हम बताए थे कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी सीमा रेखा का उल्लंघन करके बाहर से अंदर आता है तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग रूम में बैठे हैं और कोई बाहर से अंदर आया तो उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे।
लेकिन जब वही व्यक्ति अगर अंदर हम लोग बैठे हैं और अंदर से कोई उठकर हमारे रूम के सीमा को उल्लंघन करके बाहर चला जाता है तो उसको दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जस्ट उल्टा है इनटू का। इनटू मतलब वो अंदर गति के साथ आ रहा है, सीमा का उल्लंघन करके आ रहा है, और बियॉन्ड का अर्थ होगा कि वो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, सीमा का उल्लंघन करके बाहर की ओर जा रहा है। तो इसको दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार के सीमा रेखा का उल्लंघन करके बाहर जाने को दर्शाने के लिए हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉल वेंट बियॉन्ड द बाउंड्री लाइन, यानी गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। उस बाउंड्री लाइन है, वो बाउंड्री लाइन के अंदर थी और उस सीमा रेखा का उल्लंघन करके, यानी जब कोई छक्का मारता है तो वो सीमा रेखा से बाहर जाती है, उस सीमा रेखा को पार कर जाती है। तो इसको दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कहा जाता है कि चादर के अंदर ही पैर रखो, लेकिन चादर क्या है, चादर एक सीमा हो गया, उसके आप अंदर हैं, और जब आप बाहर पैर निकालते हैं तो उस चादर के सीमा का उल्लंघन करके उस चादर के सीमा से बाहर आता है। तो उसको दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। चाहे कोई भी स्थिति बनता हो, कोई भी, वो वाक्य पे निर्भर करता है कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है, उस स्थिति को हम लोग देखेंगे। अगर कोई भी स्थिति हो, अगर ये दर्शाया जाए कि नहीं उस स्थिति में कोई भी वस्तु किसी निश्चित सीमा रेखा का उल्लंघन करके किसी निश्चित सीमा रेखा से बाहर जाता हुआ दर्शाता है, बाहर उस सीमा रेखा का उल्लंघन करके बाहर जाता है, तो उसको दर्शाने के लिए बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है बिसाइड्स और एक्सेप्ट। बिसाइड और बिसाइड्स ये दोनों एक ही जैसा है, केवल बिसाइड में एस नहीं रहता है और बिसाइड्स में लास्ट में एस लगा रहता है। कोई लोग समझते हैं कि ये बिसाइड का प्लुरल है, एस लगा हुआ है इसलिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बिसाइड यानी बी साइड, बी मतलब होना, साइड मतलब बगल में। इस प्रीपोजिशन को हम पढ़ा दिए हैं कि कोई किसी के बगल में होता है तो उसको दर्शाने के लिए बी साइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बी साइड्स का प्रयोग अलग है। जब कोई भी भीड़ होता है उसमें किसी को हम शामिल करते हैं तो उसको दर्शाने के लिए बी साइड होगा, और उससे किसी को अलग करते हैं, जिस समूह की बात कर रहे हैं उस समूह से किसी को अलग करते हैं तो उसको दर्शाने के लिए एक्सेप्ट का प्रयोग किया होगा। आप एक्सेप्ट का प्रयोग बातों बातों में ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, भोजपुरी या हिंदी में भी एक्सेप्ट बोलते रहते हैं। तो एक्सेप्ट का प्रयोग इसी सेंस में किया जाता है जब कोई किसी समूह या किसी जिससे बात किया जा रहा है किसी खास समूह से किसी को अलग कर दिया जाए तो उसको दर्शाने के लिए एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है, और किसी को किसी खास समूह में मिला दिया जाए तो उसको दर्शाने के लिए बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। बिसाइड्स द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंट, यानी चेयरमैन के अलावा कमिटी के सभी लोग भी उपस्थित थे। इससे दर्शाया जा रहा है कि कमेटी में जितने भी लोग थे उसमें चेयरमैन भी उपस्थित थे। यहाँ पे चेयर बिसाइड्स चेयरमैन के पहले आया है, तो इसमें दर्शाया जा रहा है कि चेयरमैन के अलावा कमेटी के और लोग भी उपस्थित थे, यानी चेयरमैन को कमेटी के और लोगों में शामिल किया जा रहा है, न कि उनसे दूर किया जा रहा है, न कि उनसे अलग किया जा रहा है। बिसाइड्स द चेयरमैन ऑल द कमिटी मेंबर्स वर प्रेजेंट, चेयरमैन के अतिरिक्त, चेयरमैन के अलावा कमेटी के सभी मेंबर उपस्थित थे। तो यानी चेयरमैन भी उपस्थित है और कमेटी के और भी मेंबर्स उपस्थित थे, यानी कमेटी के और मेंबर्स के साथ चेयरमैन को भी शामिल किया जा रहा है। तो बिसाइड्स का प्रयोग किसी भीड़ में शामिल करने के लिए, मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक्सेप्ट, बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों का अर्थ के अतिरिक्त होता है। जैसे कि चेयरमैन के अतिरिक्त कमेटी के सभी सदस्य शामिल थे, यानी के अतिरिक्त वहाँ पर भी होगा, के अतिरिक्त यहाँ पर भी होगा। लेकिन इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है, जैसे कि कोई किसी को अलग करना हो। इसका प्रयोग तब करते हैं जब भीड़ से किसी को अलग करना हो। अगर यही बोला जाए कि एक्सेप्ट द चेयरमैन ऑल द कमेटी मेंबर्स वर प्रेजेंट, केवल बिसाइड्स के जगह पर एक्सेप्ट का प्रयोग करने से पूरा सेंस बदल जाता है। अगर बिसाइड्स है तो ये दर्शाया जा रहा है कि चेयरमैन भी कमेटी के सभी लोगों के साथ शामिल थे। अगर एक्सेप्ट होगा तो ये दर्शाया जाएगा कि चेयरमैन के अलावा, यानी चेयरमैन के अतिरिक्त कमेटी के सभी मेंबर्स उपस्थित थे, सभी सदस्य उपस्थित थे।
इसमें चेयरमैन उपस्थित नहीं थे। एक्सेप्ट आ जाएगा तो यानी चेयरमैन उपस्थित नहीं थे, कमेटी के सभी मेंबर उपस्थित थे। और बिसाइड्स आ जाएगा तो चेयरमैन के अलावा और भी मेंबर उपस्थित थे। यानी बिसाइड्स का मतलब होता है शामिल करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है उससे अलग करना। जैसे कि कलाम 8 एवरीथिंग एक्सेप्ट मीट एंड फिश, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उनके लिए बताया गया है कि वो फिश और मछली को छोड़कर के अतिरिक्त सब कुछ खाते थे। वो फिश और मीट और मछली के अतिरिक्त सब कुछ खाते थे। और हम लोग अपने के लिए बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वी ईट एवरीथिंग बिसाइड्स फिश एंड मीट एंड फिश, यानी हम लोग मीट और मछली के अलावा और सब भी खाते हैं, यानी सब कुछ खाते हैं। जैसे कि राम को 3 भाई थे, यानी राम को 3 भाई थे, तो यानी उसमें राम को ऐड नहीं किया गया है। राम हैड 3 ब्रदर्स एक्सेप्ट राम, यानी राम को छोड़कर 3 भाई थे। और वही बोला जाए कि राम हैड 4 ब्रदर बिसाइड्स राम, राम के अलावा राम को मिलाकर उन लोग 4 भाई थे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बिसाइड्स का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जब किसी को किसी भीड़ में, किसी समूह में शामिल करना हो, और एक्सेप्ट का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जब किसी को किसी भीड़ से, किसी समूह से अलग करना हो। बिसाइड और एक्सेप्ट में आप लोग, बिसाइड्स और एक्सेप्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या माइनर्स में केवल हिंदी में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में पूरा अंतर है। अगर बिसाइड्स आ जाएगा तो शामिल हो जाएगा और एक्सेप्ट आ जाएगा तो उससे अलग है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि आज की क्लास में हम लोग अप टू और अपॉन, ये तीनों का प्रयोग ऊपर जाने के लिए किया जाता है, और डाउन का प्रयोग ऊपर से नीचे आने के लिए किया जाता है। बीनीथ, बिलो और अंडर, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि बीनीथ का जैसे ऑन का उल्टा बीनीथ हो गया, एवब का उल्टा बिलो हो गया, और अंडर का, ओवर का उल्टा अंडर हो गया। बियॉन्ड जब जैसे इनटू का उल्टा बियॉन्ड हो गया, इनटू कोई बाहर से अंदर आ रहा है और अंदर से बाहर जाए तो उसके लिए बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। बिसाइड्स का प्रयोग किसी को शामिल करने के लिए करेंगे, और एक्सेप्ट का प्रयोग किसी को अलग करने के लिए करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप किसी वीडियो को मिस ना करें और अच्छी तरह से पढ़ते रहें। अगर शुरू से वीडियो देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा।